हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक इनोवेटिव वे ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके आया हूं जिसमें आप एंजॉय करेंगे विद लाइव पिक्चर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जो कि शायद अभी तक आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, ना सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको लाइव पिक्चर के साथ यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा। चलो देखते हैं हम लोग ये क्या है। व्हाट दीज इमेज रिफ्लेक्ट, ये इमेज देख रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में आता है कि ये इमेजेस क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, क्या शो करती हैं, क्या ये यूनिवर्स में कैसे इस तरीके के पिक्चर्स पॉसिबल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन, हाय इमेज that you have entered into the cosmos for a second. They are searching for the known and unknown things in the cosmos or universe. Do you know what our scientists are doing round the clock around the globe? ये हम लोग सोचते ही नहीं है कि हमारे साइंटिस्ट लगातार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और वो हमेशा इनोवेशन में लगे रहते हैं। हम लोग तो चावल खा के सोए रहते हैं, मगर साइंटिस्ट जो होते हैं वो बहुत इनोवेटिव वे में ऑल द टाइम दो तीन दिन तक खाना नहीं खाते और वो जुटे रहते हैं। हम लोगों को चाहिए व्हाट्सएप भी यूज कर लें, फेसबुक भी कर लें और पढ़ाई भी कर लें और डॉक्टर भी बन जाएं। कैसे पॉसिबल है? कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी होगी, तभी हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली गोल अचीव करोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ रिसर्च इज टू सर्च फॉर इनविजिबल मैटर। इनविजिबल मैटर सर्च करने में ये हम लोग, ये साइंटिस्ट जो अपना टाइम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट में, द अर्ली थिंकर्स speculated on the idea that matter was made up of by the extremely small particle with characteristics properties, right? These smallest particles, extremely small particles are called atoms. इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं कि what are atoms. The reason is that if they were able to subdivided any sample of matter into the smaller and smaller pieces, they would ultimately come to a particle so small that further subdivision could be humanly impossible. जिसका कि सब डिवीजन पॉसिबल। एक कोई मैटर लोगे आप, उसका डिवाइड करते रहोगे, स्मॉल पार्टिकल स्मॉल और स्मॉल और स्मॉल, एक ऐसा टाइम आएगा जब वो फर्दर एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जब वो डिविजिबल नहीं होगा। दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, राइट बेटे। द वर्ड एटम, सी the origin of word atom. The word atom has been derived from Greek word atomio, which means uncuttable or non-divisible. समझिए जरा, जो एटम है, this is taken from this word atomio, means uncut, जिसको यानी ये जो स्मॉल पार्टिकल है ये अनकटेबल है और नॉन डिविजिबल है। तभी डाल्टन ने कहा था कि एटम इज इनडिविजिबल। एटम इज इनडिविजिबल, जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बोला था बेटे, यही कहा था कि एटम इज इनडिविजिबल। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। आप ध्यान से देख रहे होंगे ये सारी चीजें, ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ मैटर दैट हैज साउंड साइंटिफिक बेस? सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। द एटम इज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, राइट। द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम. It is the smallest particle of the element which can take part in the chemical reaction but cannot exist free in nature. Why? Because atom is unstable. Always try to complete its octet or duplet by mutual sharing of electrons or by transfer of electrons. So that is based on Dalton's atomic theory. What is Dalton's atomic theory on matter? Main point is atoms are indivisible and no other particles of matter exist as
small as atom. Means the smallest unit of universe, smallest unit of universe is called is atom. Is atom. इस वर्ड का मतलब ही यही है, atoms are indivisible and no other particles of matter exist as small as atom. तो बच्चों यूनिवर्स में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो कौन है? एटम है. इसलिए इसको डाल्टन ने इसी पॉइंट पे फोकस किया था. उनका फर्स्ट और मेन फोकस इसी पे था कि एटम इज इंडिविजिबल. ये थ्योरी बहुत दिनों तक सक्सेस रही और ये चलती रही. अब इसके बाद देखिए, द साइंटिस्ट बिहाइंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज थॉमसन, रदरफोर्ड, आर ए मुलिकन. कौन है? जॉन डाल्टन. दिस इज द राइट ऑप्शन. इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आता है आपका, राइट? Similarly, which experiment led to the point that atom is not the ultimate, but it is divisible further and contains subatomic particles in it? Discharge tube experiment, Faraday's laws of electrolysis, artificial radioactivity, all of these. तो आप क्या आंसर दोगे? क्वेश्चन के बेसिस पे, which experiment led to the point that atom is not the ultimate but it is divisible further and contains subatomic particles in it? By all of these. सभी पॉइंट से यहां पर एक्सप्लेन किया जा सकता है इसको. विदाउट फेल्योर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट आर द सबएटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर्ड इनिशियली. डाल्टन ने क्या बोला था? एटम इज इंडिविजिबल, but it is composed up of by the three fundamental particles: electron, protons and neutrons, right? So all are the fundamental discovered initially, particles initially. After that, देखिए बेटे, before going into the details of discovery of electron, we need to keep in mind basic rule. आपको पता है, if the like charges come closer to each other, they repel to each other, and unlike charges, positive repulsion, negative इनमें भी repulsion होगा, they repel to each other. But like charges repel to each other, but unlike charges attract to each other. There is attraction. यहां पर रिपल्शन होगा, बट यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. ये तो पॉइंट आपको पता ही है, ये बेसिक बात है, ये आपको पता होना भी चाहिए. अब देखिए बेटे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे. माइकल फैराडे स्टडीज द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. अभी मैं इसकी पिक्चर भी दिखाता हूं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीन बाय डिस्चार्ज ट्यूब. द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास थ्रू द गैसेस इज ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, एंड द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैस इज एडजस्टेड थ्रू वैक्यूम पंप बाय देयर इवैक्यूएशन. इस पॉइंट का मतलब है, एक ग्लास ट्यूब ले ली जाती है, उस ग्लास ट्यूब को हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब. उसमें वैक्यूम पंप का यूज करते हैं और उसकी सारी एयर को एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं बेटे. द गैसेस आर at normal pressure, gases are back conductor of heat and electricity, but at very low pressure they conduct electricity. That's why the pressure of the discharge tube is kept low, right? अब देखिए, हम इसके बाद आपको पिक्चर दिखाते हैं. ये ग्लास ट्यूब है बेटे. दिस इज कैथोड नेगेटिवली चार्ज प्लेट, दिस इज एनोड, एंड इट इज वैक्यूम पंप थ्रू विच एयर इज एक्सपेल्ड आउट. इट इज अ सोर्स ऑफ current, high voltage of current near about 10,000 volt
of current is passed and the pressure kept is very low, 0.001 millimeter approximate, 0.01001 millimeter to 0.01 millimeter प्रेशर इसका रखते हैं। ठीक है, अब हम आपको लाइव भी, a cathode ray tube is made up of by the glass containing two thin pieces of metal called electrodes. These are two metal plates which are called electrodes. अब इसके बाद देखिए, मैं आपको दिखाता हूं पिक्चर। देखिए बेटे, इट इज ए कैथोड रे ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब, इट इज अ वैक्यूम पंप, these two are the electrodes, it is a high voltage of battery. तो देखिए बेटे, ये वीडियो आपका, ये लाइव पिक्चर है आपकी, दिस इज अ ग्लास ट्यूब जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, these are electrodes, अभी यहां पे ब्लिंक करेंगे electrodes, this is high voltage generator, this is vacuum pump जिसे साइड ट्यूब कहते हैं, ये electrodes, ये वैक्यूम पंप है, ये साइड ट्यूब है और इससे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है इसके अंदर और उसके बाद इसमें गैस फीड की जाती है बेटे। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये कैथोड रेज निकली एनोड तक पहुंची, अब यहां पे ये पास में कर लिया हम लोगों ने और वो जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी हुई है। आप गौर से देखिए इस वीडियो को, जिंक सल्फाइड कोटिंग या प्लेट, तो ये जब इधर से निकलती है तो यहां पे हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, वहां पर ये फ्लोरेसेंस दिखाई देता है। जिंक सल्फाइड की जो प्लेट है वो फ्लोरेसेंट प्लेट होती है, तो ये फ्लोरेसेंट आपको दिखाई देता है, राइट। अब इसके बाद देखिएगा, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज की बात आएगी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, आपको पता ही है। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय, अब देखिए ये पैडल्ड व्हील रखा हुआ है बेटे, जैसे ही रेज इससे स्ट्राइक करती है टू स्टार्ट मूविंग, दैट मींस these rays are having mechanical effect, ये मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ये मेटल प्लेट रखी हुई है, इस पे स्ट्राइक करती है, इसको हीट अप कर देती हैं, हीटिंग इफेक्ट देती हैं ये। और देखिए, दे कास्ट शैडो, अगर इनके पाथ पर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो शैडो फॉर्मेशन होता है। यहां पे देखिए, इसका अपोजिट साइड पे शैडो फॉर्मेशन हो रहा है ना बेटे। अब देखिए, दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो ये पॉजिटिवली चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो नॉर्थ की तरफ ये अट्रैक्ट होती हैं, यानी अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सो दीज रेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। हियर सी अपोजिट साइड से यहां पे ऑब्जर्वेशन नहीं हो रही है, या यहां पर गैस अगर कोई भी फिल करते हैं तो वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। समझ आई बात बेटे? तो ये एक्सपेरिमेंट में आपने एंजॉय किया, आपको मजा आया होगा। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज। व्हेन सफिशिएंट हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जैसे ही आप करंट पास कराओगे हाई वोल्टेज का, कैथोड जो है वो पहले हीट अप हो जाएगी और फिर वो रेडिएशन एमिट करेगी। आपने देखा, रेडिएशन जो एमिट होता है वो रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में चलता है, कैथोड से एनोड की ओर चलता है। एनोड के बैक साइड एक जिंक सल्फाइड की प्लेट रख दी, क्योंकि ऐसे हमें नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं होता, तो जब हम लोग जिंक सल्फाइड की प्लेट रखते हैं तो उस पे वो फ्लोरेसेंस आपको दिखाई देता है, राइट। एंड दीज रेज आर, सिंस rays are emitted by the cathode, so these rays are called cathode rays, और जो particles होते हैं उन्हें हम लोग cathode ray particles कहते हैं। In the absence of electric or magnetic field, cathode rays travel in a straight line. कोई भी external अगर electric या magnetic field नहीं लगाते तब तो straight line में चलती हैं, but आपने देखा कि अगर हम लोग external field लगा देते हैं तो cathode rays are moving towards the positively charged plate. मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं अपने पाथ से, अभी आपने एक्सपेरिमेंट में देखा ही था बेटे, राइट। ये देखिए, ये उसी एक्सपेरिमेंट को हमने फोटो से समझाया हुआ है आपको, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये डिस्चार्ज ट्यूब, ये परफोरेटेड एनोड, और ये इसके पीछे जिंक सल्फाइड, फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं जिंक सल्फाइड की प्लेट को, ये हाई वोल्टेज ऑफ करंट, राइट। अब इसके बाद देखिए,
The flow of current from cathode to anode can be checked by making hole in anode. Anode में hole कर दिए गए और and coating the tube behind the anode with a phosphorescent material is called zinc sulfide. These rays after passing through the anode strikes the zinc sulfide plate. जैसा आपने देखा उस डायग्राम में, आप रिवाइंड करके देखिएगा, जिंक सल्फाइड पर क्लियरली आपको दिखाई देता है. As a result, a bright spot developed on the screen, right? Same as टेलीविजन पर जैसा होता है वैसे ही ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं उसमें. अब इसमें देखिए, in the absence of electric and magnetic field, cathode rays travels in a straight line. तो सेम चीज आ गई. हाँ, the characteristic of cathode rays, they do not depends on the material of electrode. इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना है इस पे कैथोड रेज बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है. एंड नेचर ऑफ गैस, कौन सी गैस उसमें फिल्ड है इस पर भी डिपेंड नहीं करती है. एंड द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि आप देख रहे हैं जो रेज चल रही हैं तो रेज आर कंपोज्ड ऑफ बाय द इलेक्ट्रॉन्स. सो ये इसका एटम का भी बेसिक पार्टिकल हो गया. ये cathode rays are made up by the particles as they rotate a high frictionless padded wheel. They produced mechanical effect. और मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? They must possess मोमेंटम. मोमेंटम होगा तो इनमें काइनेटिक एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. सो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एग्जिस्ट एज अ पार्टिकल. ये इनके पार्टिकल नेचर को शो करता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटे. देखिए, कैथोड रेज comes out at right angle to the surface of cathode and direction of emission does not depends on the position of anode. पोजीशन कहीं पर भी हो वो चलेंगे स्ट्रेट लाइन में. कैथोड रेज आर नॉट फॉर्म्ड इन evacuated discharge ट्यूब. अगर गैस फिल्ड नहीं होगी उसमें तो ये ट्रेवल नहीं कर सकती हैं. कैथोड रेज आयनाइजेस द गैस इंडिकेटेड दैट दे आर चार्ज. जो भी गैस फिल्ड होगी तो उसके पार्टिकल्स को ये आयोनाइज्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं. राइट बेटा, तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की जिन्हें आपको याद रखना है. अब देखिए, जो आपने कैथोड रेज की बात की तो कैथोड रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. They are deflected in electric and magnetic field, right? They produce X-rays after striking the. They produce X-rays. This point was also we can mention they produced X-rays after striking over the high melting point of metal. High melting point of metal. जिन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं उनसे स्ट्राइक करके ये एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं. जो हीटिंग इफेक्ट वाला आपने देखा ना, मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई होगा तो पहले रेज उससे स्ट्राइक करेंगी बेटे, फिर स्ट्राइक करने के बाद उसको हीट करेंगी और हीट करने के बाद उससे जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं एक्स रेज. तो कैथोड रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट. पैडल्ड व्हील इज दे फॉर्म्ड शैडो इफ ओपेक बॉडी इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ. तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने देखे और जिसमें कि आपको समझ में आया कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड. ये आपने लाइव पिक्चर भी देखी और वो भी देखा. अब देखिए बेटे, यहां पे एक बात और आती है जो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ज टू मास रेशियो यानी E/m रेशियो. इसका E/m रेशियो जो होता है चार्ज अपॉन मास वो कांस्टेंट होता है क्योंकि कैथोड रेज do not depends on the gas, does not depends on the gas filled into the discharge tube. Does not depends
on gas filled into डिस्चार्ज ट्यूब, कोई भी गैस फिल्ड करिए उस पर डिपेंड नहीं करती है बेटे, समझ आ गई बात ना। तो ये कैथोड, अब इसका E/M रेशियो कितना होता है ये सवाल अराइज हुआ, तो उसके लिए एक अलग एक्सपेरिमेंट्स, J.J. Thomson measured the ratio of electric charge to the mass of electron by using a cathode ray tube and applying electric and magnetic fields mutually perpendicular as well as to the path of electrons. इसका फिगर देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। पहले हम आपको इसका रे डायग्राम दिखाएंगे, फिर इसका लाइव पिक्चर दिखाएंगे आपको मूवेबल, जैसे कि आप फिल्म देख रहे हो, ताकि आपको फील आए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट ऐसा भी हो सकता है, और आप अगर साइंटिस्ट बनेंगे या आप रिसर्च में जाएंगे तो आप इस तरीके के अपैरेटस यूज करेंगे। देखिए ये एक अपैरेटस है जिसमें कैथोड और एनोड का यूज किया गया है, राइट, कैथोड एनोड ये लगा दी गई। अब इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई और ये मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लगा दी गई और मैग्नेटिक फील्ड भी, ये देखिए मैग्नेट रखा हुआ है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर यूज किए गए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द apparatus to determine the charge to mass ratio of an electron, ये है, यहां पे ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। अब देखिए इसका हम आपको वीडियो दिखाते हैं, वीडियो क्या कहता है इसका। ये आ रहा है, देखिए ये आपका वीडियो है, आपकी यहां से देखिए रेज निकलेंगी और कैसे, ये देखिए ये जा रही है ना, तो ये रेज अगर आप इधर लगाते हो तो डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इस तरफ होगा, और अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो स्ट्रेट जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, इसे ऑब्जर्व किया जाएगा, और द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपको फ्लश्ड हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो डेविएशन सी की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ए की ओर होगा, दोनों को बैलेंस कर देंगे तो स्ट्रेट जाएगा। ये चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है बेटे 1.758820 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी होता है, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको, इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, है ना। अब देखिए द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन magnitude of negative charge on the particle. Greater the negative charge, greater is the interaction with the electric or magnetic field. जितना ज्यादा चार्ज होगा बेटे उतना ज्यादा डेविएशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में होगा। मास ऑफ पार्टिकल, लाइटर द पार्टिकल हायर इज द डिफ्लेक्शन। अगर मास ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, ये कॉमन चीजें हैं, ये आपको पता ही है कि नहीं। अब इससे हम लोगों ने चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट कर लिया। द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इस पर भी डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन भी ज्यादा होगा। द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ increases with increase in voltage across the electrode or strength of electrode. Deflection strength of electrode पे भी डिपेंड करता है, ओरिजिनल पाथ से जो इंक्रीज करेगा डिफ्लेक्शन, वो जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा बेटे अपने पाथ से, राइट। तो ये चार्ज बाय मास रेशियो का रे डायग्राम भी आपके सामने था और आपने वीडियो भी देखा, आपको समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा। ये सिंपल चीजें हैं, खाली आपको हाउ टू कैलकुलेट चार्ज बाय मास रेशियो आपको याद रखना है, सिर्फ वैल्यू को। ये एक्सपेरिमेंटली इस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा। अब देखिए इसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी सी और चीजें हैं इसमें, मैं बता देता हूं। व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ and hit the cathode ray tube at point A.
कहां पर, ये पॉइंट ए पर वो करेगा, है ना। अब इसके बाद बाय बैलेंसिंग बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी मेड अ स्ट्रेट लाइन। जब आप दोनों से बैलेंस कर देते हो उसको तो स्ट्रेट लाइन में जाता है। व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ एंड हिट कैथोड रे एट पॉइंट सी। यहां पर ए पे स्ट्राइक कर रहे हैं और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो सी पे, और दोनों को बैलेंस करोगे तो कहां पे हिट करेगा, बी में। अभी आपने डायग्राम में देखा था बेटे, ठीक है। अब आगे देखिए, ये देखिए, बाय कैरिंग आउट accurate measurement on the amount of deflection observed by electron on the electric or magnetic field strength, Thomson was able to determine the value of E by M. Charge by mass ratio is called charge per unit mass or specific charge. The value of specific charge is this, charge on electron is this, and mass of electron can be calculated by this. Charge एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, E बाई एम वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू E बाई एम। सो ई कैंसिल किया जाता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग कैलकुलेट करके यहां पर ये फाइंड आउट करते हैं बेटे। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में कहानी है। अब इसके बाद चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन के, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, रे डायग्राम से भी और उससे भी। देखिए दो डायग्राम है यहां पर, आप देखिए ये दो प्लेट्स लगा दी गई, मेटल प्लेट्स हैं जिसमें पिन होल कर दिया गया, और फिर उसके बाद इसमें यहां से एक्स रेज पास कराई गया। एटोमाइजर इसमें भी लगाते हैं, एक्स रेज इसलिए पास कराते हैं सो एज टू एयर पार्टिकल्स जितने हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करें, वो आयोनाइज्ड हो जाएं, और फिर एटोमाइजर से यहां पर ऑयल ड्रॉप को स्प्रे करते हैं, ये इससे नीचे आते हैं। ये जो एयर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो ऑयल की ड्रॉपलेट्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं। अब बेटे इसमें देखिए, ऑयल के ड्रॉपलेट्स पे डिपॉजिट होंगे तो ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, नीचे आएंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन पुल लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्शन लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, इतना इन्होंने वोल्टेज अप्लाई किया कि दोनों फोर्सेस ऑफसेट हो जाते हैं, बोथ फोर्सेस आर ऑफसेट, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इन्होंने बैलेंस कर दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करके पार्टिकल्स को, ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्टैटिक कर दिया, और स्टैटिक करने के बाद उन्होंने देखा कि उन पे चार्ज ऑब्जर्व किया, तो वो चार्ज किससे ऑब्जर्व हुआ, Q इक्वल्स टू NE से ऑब्जर्व हुआ। इस बात को ध्यान से सुनेंगे तो फिर आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको एक एक बात क्लियरली समझ में आएगी, राइट। ये रे डायग्राम है, इसका दूसरा डायग्राम भी है, ये इस तरह से है। देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है, ये दो प्लेट्स हैं, ये एटोमाइजर से ऑयल ड्रॉपलेट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं। अब देखिए इसको मैं रब कर देता हूं, यहां से एक्सरे पास कराते हैं टू चार्ज आयोनाइज द एयर पार्टिकल्स। ये चार्ज प्लेट्स हैं दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे पोटेंशियल अप्लाइड करके ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करते हैं। ये टेलीस्कोप यूज करते हैं विद माइक्रोमीटर आई पीस सो एज टू ऑब्जर्व दिस एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉपलेट्स पे जो चार्ज आता है उस चार्ज को मेजर किया जाता है। ये दूसरा डायग्राम है, और ये तीसरा लाइव डायग्राम देखिए आप, यहां पर आपको सारी चीजें जो हमने बताई वो साफ साफ दिखाई देंगी। देखिए ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ये दो इलेक्ट्रोड्स, रॉबर्ट मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, दिस इज एटोमाइजर, दीज आर इलेक्ट्रोड्स ब्लिंकिंग, चार्ज मेटल प्लेट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एनोड और ये कैथोड। दिस इज एटोमाइजर, इसमें देखिए ऑयल फील्ड है, ये ऑयल है, राइट। ये सोर्स ऑफ करंट है, ये एक्स रेज यहां से पास कराते हैं। अब इसके बाद अभी देखिए ये ऑयल को आपने स्प्रे किया, इसमें डाला, ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही हैं, देखिए ध्यान से आ रही हैं। ये देखिए एयर पार्टिकल्स हैं इसमें, ये एक्स रेज पास कराया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकले,
ये देखिए इलेक्ट्रॉन, ये जो ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑयल ड्रॉपलेट्स पे आ जाते हैं। अब इसमें ये पॉजिटिव प्लेट से नीचे भी आ रहे हैं, कुछ ऊपर भी जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल पुल नीचे की ओर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रहा है। अब देखिए ये बैलेंस्ड हो गए, ये स्टैटिक हो गए। मास ऑफ एन ऑयल ड्रॉपलेट चार्ज, it is observed by Q equals to Ne. The value of N is 1, 2, 3. Integral multiple of Q is the total charge and N is the number of electron, is the electron. The minimum charge on oil droplet is calculated by this. So mass can be calculated by using E upon E by M. ठीक है बेटे, तो अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया हमने, जो बातें बताई, ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एटॉमाइजर इज अलाउड टू pass through the small hole in the upper plate of electrical condenser. The downward motion of these droplets was observed through the telescope with a micrometer eyepiece. By measuring the rate of fall of these droplets, the mass of droplets has been determined. ये आपने देखा कि इसको डिटरमाइन किया गया, वही सारी बातें हैं जो मैंने बताई। The air in the chamber was ionized by passing X-rays. The electrical charge on oil droplet is acquired by the collision with gaseous ions. The fall of these charged oil droplets can be retarded, accelerated, or made stationary depending on the charge on the oil droplets, the polarity and the strength of voltage applied to the plate. ये सारी वही बातें हैं जो हमने आपको बताई। अब देखिए, by carefully measuring the effect of electric field strength on the motion of oil droplet, Millikan concluded that the magnitude of electrical charge Q on the droplets is always an integral multiple of electric charge. Q equals to Ne, or the value of N is 1, 2, 3. In the chamber, the forces acting on the oil droplets, gravitational force and electrostatic force. These can be balanced, और जैसे इनको बैलेंस किया गया, बैलेंस्ड करने के बाद ही ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या हुई, कुछ स्टैटिक हुई, उन पे चार्ज मेजर किया गया। अब देखिए बेटे, हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। यहां पर भी सेम एक्सपेरिमेंट रिपीटेड बाय द गोल्डस्टीन। Electric discharge carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of particles carrying positive charge known as canal rays. ये प्रॉपर्टीज से पहले हम लोग इसका वीडियो देखेंगे। क्या है इसका वीडियो, जरा चेक करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, देखिए बेटे, यहां पर इन्होंने क्या किया, एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड लगाई, और इससे जो रेडिएशन एमिट होता है, पहले रॉबर्ट मोलिकन चार्ज, फिर उसके बाद यहां पे देखिए डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज बाय आइगन गोल्डस्टाइन। अब यहां पे देखिए एक वन साइड कैथोड, अनदर साइड परफोरेटेड कैथोड लगाई, सेम एक्सपेरिमेंट बट केवल डायरेक्शन चेंज कर दिया गया। इससे जो ग्लो निकलता है वो यहां पर जो गैस फील्ड है बेटे, उस गैस से स्ट्राइक करता है और उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कैथोड, ये जो परफोरेटेड कैथोड है इसके पोर्स से पास होते हैं। तो सिंस दीज आर पासिंग टुवर्ड्स फ्रॉम द पोर्स यानी नैरो पाथ, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज मेजर्ड, ये देखिए हाइड्रोजन एटम है, इस पर ये दे रखा है, राइट। अब हम लोग पीछे चलते हैं, बैक चलते हैं। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड, इसलिए इन्हें हम लोग, ये जो पार्टिकल्स हैं कैरिंग पॉजिटिव चार्ज known as canal rays or anode rays, because these are passing through the pores of cathode, so these are called canal rays, and the nature of positively charged particle depends on the nature of gas present in the discharge tube। बच्चों देखो यहां पर
क्या हुआ, जो गैस फील्ड की जाती है, जब कैथोड से पार्टिकल्स निकलते हैं, रेज निकलती है, तो उसके आयनाइज करती हैं, तो आयनाइज करने में वो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, वो रेज के साथ चले जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो कैथोड की ओर मूव करते हैं, राइट। तो ये कंबाइनिंग इफेक्ट है किसका, रेडिएशन एज वेल एज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और अगर गैस फील्ड जो होगी, अगर उस एक्सपेरिमेंट में गैस जो हम लोग फील्ड करते हैं, वो अगर जो भी गैस फिल करोगे जब आयनाइज्ड होगी, जैसे नाइट्रोजन है तो N प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है तो O प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, हीलियम है तो He प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। बट अगर गैस फिल्ड उसमें हाइड्रोजन है, देन इट इज नेम्ड एज प्रोटॉन्स। अगर हाइड्रोजन गैस फिल्ड होगी तो उसे हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। इसकी E by वैल्यू of the positive rays or anode rays is not similar to that of electron, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं होती। E by m वैल्यू चेंज होती है, ये वेरिएबल होती है, क्योंकि गैस अगर आप इसमें फिल्ड कर रहे हो अलग अलग, तो देखिए इसमें मास चेंज हो रहा है, मास चेंज होगा तो E by m वैल्यू चेंज होगी। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, क्योंकि गैसेस आयंस प्रोड्यूस्ड होंगे तो उस पर डिपेंड करती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर आपने ये एक्सपेरिमेंट देखा। अब इसकी बाद प्रॉपर्टीज इज सम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरिंग अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द बिहेवियर ऑफ पॉजिटिव रेज इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली जब चार्ज डिफरेंट है तो फिर उनका बिहेवियर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रॉन बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, वेयर एज पॉजिटिव रेड बेंड्स टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज, यानी एनोड की ओर, सॉरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, उससे जो आयन बनेगा वो सबसे लाइटर होगा, है कि नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा, सेम एक्सपेरिमेंट है, कोई खास बात नहीं है, बस खाली यहां पे जो ये दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसी से निकल रहे हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। रेज दोनों ही एक साथ ऑब्जर्व्ड होती हैं, केवल फोकस किस पे किया गया ये डिपेंड करता है। भाई मैंने आपको बताया ना कि जैसे हमें चाट खानी, समोसे खाने, तो हम जा रहे हैं 3 किलोमीटर दूर, तो हम सिर्फ समोसे की दुकानों को देखेंगे, जबकि रास्ते में फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिलते होंगे, बट मेरा दिमाग कहां होगा, सिर्फ समोसे की ओर। वैसे ही अगर उन्होंने जे थॉमसन ने अगर डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर ही उनका फोकस था, कैथोड रेस पर, उन्होंने एनोड रेस पे फोकस नहीं किया। बट इन्होंने, गोल्डस्टाइन ने दोनों के बारे में ध्यान से देखा, राइट। तो ये बात है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग इसकी। तो देखिए बेटे, इट इज फाउंड दैट द प्रोटॉन, इतने ग्राम चार्ज इसका, ये E by m वैल्यू जो होती है प्रोटॉन की वो 9.5 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी, और ESU पर केजी में भी, ESU पर ग्राम में भी, इस सारे में इसको कैलकुलेट किया गया। ये आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई खास बात नहीं, इनकी वैल्यूज को याद रखना होता है, केवल कहीं कहीं पर इनका यूज होता है। अब देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से पहले हम लोग फिर से एक बार उसी वीडियो पे चलेंगे बेटे, क्योंकि उसी में रेडियो इस अब ये देखिए यहां पर इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग फिर से देखेंगे तो अपने को पता चलेगा। चलिए अच्छा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग देखते हैं ऐसा ही। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई जेम्स चैडविक। These particles were discovered by the bombarding of thin sheet of beryllium। जैसे बेरिलियम की थिन शीट है तो उसमें बहुत सारे ऐसे एटम्स होंगे, राइट। यहां से न्यूट्रॉन गन इस पे बम्बार्ड, ये जैसे ये थिन शीट है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, यहां पर एक गन लगा दी, इस गन से क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई, इस पे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड होते हैं। तो बम्बार्डेड होने के बाद देखते हैं कि यहां पर एक
और पार्टिकल्स निकलते हैं। ये तो कार्बन C612 में चेंज हो जाता है, ये बेरिलियम 4Be9 है। जब इस पे बम्बार्डिंग कराते हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराते हैं बेटे, तो इससे ये, इसके अलावा ये जो पार्टिकल्स मिलते हैं ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स वर नेम्ड एज न्यूट्रॉन। इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को हम लोग न्यूट्रॉन बोलते हैं। देखिए 4Be9 + 2He4, ये देखिए न्यूट्रॉन। इस पर एल्यूमिनियम पे भी अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड कराई है, तो इस पे एल्यूमिनियम के थिन फॉइल पर, तो यहां से भी न्यूट्रॉन निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल इज द डबली आयनाइज्ड हीलियम आयंस। सो अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम is called अल्फा पार्टिकल, राइट। तो ये बेटे आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाइव पिक्चर से, खाली ये इसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं, बाकी और कोई खास बात नहीं है। प्रॉपर्टीज हैं वो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, फिर भी मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। आप एक एक चीज इसमें देखेंगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको, है ना। ये एकदम हमने आपके लिए ऐसा वीडियो अरेंज कर दिया इसमें कि आप वीडियो के अंदर वीडियो देखेंगे, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर एक और वीडियो देखोगे। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, हमारा प्रयास यही है बेटे कि आप सारी चीजों को विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करने का मतलब है जैसे आप मूवी देखते हो ना, तो मूवी आपको याद रह जाती है, वैसे ही एटम के बारे में हम पढ़ें तो एटम के बारे में सब कुछ पता चल जाए हमें कि कैसे क्या चीज डिस्कवर्ड होती है, मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कैसे सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए और मैंने आपको दे दी, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अब साइंटिस्ट के दिमाग में यह आया कि अब एटम का मॉडल कैसा है। भाई देखिए ये रिसर्च कैसे चलती रहती है। आज जब मोबाइल सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था तो इतना बड़ा हथौड़े टाइप का था, बिल्कुल भारी सा, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों लगती थी। आज क्या स्थिति है, टच करने से सारी दुनिया जहान की चीजें आपके मोबाइल के अंदर है। घड़ी का यूज बंद हो गया, कैलकुलेटर का यूज बंद हो गया, बहुत सारी चीजें इस मोबाइल से बंद हो गई और आप सारी चीजें इस मोबाइल के थ्रू कर लेते हो। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने पहले वो किया, फिर उसको और आसान किया और आसान किया, धीरे धीरे चीजें आसान होती जाती हैं। तो वैसे ही कोशिश करके आप भी जितना स्टडीज को आसान करेंगे उतना आसानी से आपके दिमाग में आएंगे, क्योंकि साइंटिस्ट भी वैसे ही सोचते रहते हैं, आप भी वैसे ही कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के अंदर घुस के बैठ जाओगे, एटम के बारे में पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में एटम घूमेगा। जैसे मैंने आपसे एक बात कही थी फर्स्ट लाइव क्लास में कि आप जो चीज को सुने उसको इमेजिन भी करें। अगर इमेजिन करते हैं तो आपकी अंतरात्मा में वो चीजें बस जाती। यहां पर बस वही छोटा सा प्रयास आपके लिए है कि आप इसको विजुअलाइज करें और देखें और एंजॉय करें, राइट। अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद बेटे बात आई कि एटम कैसा है। साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि कोई ऐसा तो नहीं एक शेप में हो, ओव्यूल मतलब ओव्यूल शेप में हो या किसी और शेप में हो, तो इसके लिए अलग अलग मॉडल्स अलग अलग साइंटिस्ट ने देने स्टार्ट किए। उन मॉडल्स की हम लोग बात करेंगे आज। तब देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन्स वर नॉट डिफ्लेक्टेड, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के बाद हम लोग बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन वर नॉट डिफ्लेक्टेड बोथ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेटिंग दैट दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। दे डू नॉट हैव चार्ज, तो इनका चार्ज बाय मास रेशियो भी 0 होगा। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये देखिए ये बाय एम वैल्यू क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1/1836 times of mass of proton, and mass of proton equals to mass of neutron, and mass of proton equals to mass of hydrogen atom। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, चार्ज बाय मास रेशियो का ही। फाइंड द
और फाइंड की जगह हम लोग ऐसे कर लें, अरेंज्ड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ specific charge of electron, proton, neutron and alpha particles. ये चार पार्टिकल्स दे रखे, इनके E by M रेशियो निकालने हैं। तो देखिए बेटे, E by M रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, यहां पे हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन को M एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो देखिए E by M, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन का 1/1836 पार्ट, ये कितना हो जाएगा 1836 इंटू E by M हो जाएगा। ये हुआ स्पेसिफिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन। नाउ E by M फॉर प्रोटॉन, ये कितना होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दोनों पे सेम चार्ज बट अपोजिट साइन। मास ऑफ प्रोटॉन M, ये इतना ही रहेगा, तो ये कितना हो गया E by M। नाउ E by M फॉर न्यूट्रॉन, चार्ज 0, मास दिस, तो ये तो 0 हो गया। नाउ E by M फॉर ये न्यूट्रॉन के लिए, फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल हमने क्या बताया आपको, 2He4, यानी इस पे 2 प्लस चार्ज होता है, 2 प्लस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल चार्ज हो गया इस पर। मास कितना हुआ, 4 टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ, क्योंकि इसमें मास इसका ज्यादा होगा तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, यानी 4m ऐसे। तो ये कितना हो गया 2, हाफ ऑफ E by M फॉर प्रोटॉन। तो देखिए ऑर्डर अगर हम लोग अरेंज करें, यहां पे ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे कम ऑर्डर किसका है, न्यूट्रॉन का। सबसे कम किसका है, E by M, न्यूट्रॉन। फिर किसका है, देखिए प्रोटॉन, और इसमें इसका है अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल। उसके बाद कितना है, किसका है, प्रोटॉन का, और सबसे ज्यादा किसका है, इलेक्ट्रॉन का। देखिए सब आपके सामने वैल्यूज हैं, जितना ये है इसका 1836 पार्ट है और इसका हाफ ये है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन और फिर अल्फा पार्टिकल, और सबसे कम जो होगा वो किसका होगा, न्यूट्रॉन का, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, बहुत जरूरी है ये, राइट। ठीक है बेटे, तो अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की। जैसे मैंने बताया कि आपको साइंटिस्ट के दिमाग में कीड़े चलते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ये सोचते रहे कि एटम का मॉडल कैसा होगा। तो देखिए सबसे पहली बात एटॉमिक मॉडल की जो हम लोग बात करते हैं, द डिफरेंट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय एंड एक्सप्लेन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन एटम। द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय J.J. थॉमसन and the second was Rutherford's atomic model। तो हम लोग बात करते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की, कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या है। देखिए थॉमसन ने जो सबसे पहली बात की थी कि एटम इज स्फेरिकल इन शेप, बिल्कुल सही बात है, एंड द रेडियस ऑफ एटम इज अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर विच इज इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम, एंड he told that the electrons are arranged in such a manner to give the most stable electrostatic arrangement, right, and the positive charge is uniformly distributed throughout the sphere। Unlike watermelon, जैसे watermelon को बीच से कट कर दें बेटे तो क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रेड पार्ट। इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in uniformly distributed positive charge। ये जो रेड प्लम है दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड द ब्लैक सीड्स इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इसका पिक्चर, ये देखिए ये एक वाटरमेलन की तरह से, दीज आर द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स।
which is electrically neutral. इन्होंने इस बात पे फोकस किया कि atom is electrically neutral, that means positive and negative charge are equal. This model is also known as plum pudding model. यहां पे देखिए लिखा है sphere of positive charge, ये जो कलर दिख रहा है sphere of positive charge, and these electrons are embedded, right? This is called plum pudding model. Plum pudding model. Right? ये थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल था. मीन्स दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल. बट इनकी कुछ लिमिटेशंस थी बेटे. तो देखिए इसे हम लोग कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं. मगर इन्होंने बहुत सारी चीजें इस मॉडल के बारे में एक्सप्लेन नहीं की. व्हाट अबाउट द चार्जेस तो बता दिया, बट स्टेबिलिटी ऑफ एटम की इन्होंने बात नहीं की. और भी कई चीजें एक्सप्लेन नहीं की जिन्हें हम लोग लिमिटेशंस में लेते हैं. तो देखिए यहां पे देखिए, दिस कैन बी विजुअलाइज्ड बाय पुडिंग और वाटरमेलन of positive charge with plum or seeds embedded in it. The mass of atom is assumed to be distributed uniformly throughout the atom. What is the drawback? It could not explain the stability of an atom based on experimental results, and he could not explain about the scattering of alpha particles. Rutherford's scattering model, alpha scattering model. That's why ही लिमिटाइज्ड. और इनकी केवल इस बात पे हम लोगों ने फोकस किया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो इन दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड विच आर इक्वल इन नंबर. राइट आफ्टर दैट एक्स-रे डिस्कवरी. एक्स-रे डिस्कवरी क्या बेटे? तो देखिए इसमें कोई खास बात नहीं है. ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जिसमें कोलाइज एक्स-रेज ट्यूब है ना. रॉन्गटन डिस्कवर्ड एक्स-रेज व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक ओवर द. जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जब कैथोड रेज हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल से स्ट्राइक करती हैं देन दे प्रोड्यूस एक्स-रेज. तो यहां पर भी उन्होंने कैथोड रेज स्ट्राइक करके एनोड पर टारगेट किया और उन्होंने क्या किया, वो हाई मेल्टिंग ऑफ पॉइंट ऑफ मेटल बनाया और उससे एक्स रेज प्रोड्यूस्ड हुई. अब देखिए बेटे, ही डिड नॉट नो द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज एमिटेड फ्रॉम टारगेट एनोड एंड कॉल्ड देम एज एक्स रेज. एक्स रेज आर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ नियरली 0.1 नैनोमीटर. इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 0.1 नैनोमीटर के बराबर होती है. एक्स-रेज आप जानते ही हो, एक्स-रेज कराते हैं तो बोन्स तक की पिक्चर आ जाती है. एक्स-रेज हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, हेंस आर यूज्ड द स्टडी ऑफ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मैटर. एटम का इंटीरियर स्ट्रक्चर जानने के लिए या मैटर का एक्स-रेज स्टडी की जाती है. आगे आप पढ़ेंगे एक्स-रेज स्टडी से जितने भी सॉलिड हैं उनके टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स वो इस एक्स-रेज एक्सपेरिमेंट से ही, जिसे ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं, वो इसी से हम लोग ऑब्टेन करते हैं. आपने सुन रखा होगा इसको. एक्स-रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. एक्स-रेज आर हाई एनर्जेटिक रेडिएशन एंड कैन कॉज आयनाइजेशन रेडियली. ये जिस गैस के थ्रू अभी आपने देखा कि हम लोगों ने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में एक्स-रेज पास कराकर जो एयर के पार्टिकल्स थे, गैसेस पार्टिकल थे, उनको आयोनाइज किया गया. तो ये एक्स-रेज के बारे में कुछ बातें थी जिन्हें आपको जानना जरूरी है. अब देखिए बेटे, एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की यहां पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में इनका यूज होना है तो इसके बारे में आप जान लीजिए. हेनरी बेकरेल वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की थी. रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस which disintegrate itself. The substance which shows the properties of radioactivity are called radioactive elements. Property of radioactivity क्या होती है? वो disintegrate होते हैं और rays emit करते हैं. The substances which emits rays themselves
are called radioactive substance and the rays are called radioactivity. Like uranium, thorium, radium, francium, these all are radioactive elements. और रेडियोएक्टिविटी क्या होती है? देखिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए इस रेडियोएक्टिविटी के पीछे 3 लोगों का इंटरफेरेंस था, रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरेल और मैरी क्यूरी। ये ग्लास ट्यूब ली इन्होंने रदरफोर्ड ने, और एक साइड कैथोड लगाई बेटे, एक साइड एनोड लगाई, कैथोड और एनोड, और इसमें यूरेनियम सॉल्ट ले लिया इन्होंने, ये यूरेनियम सॉल्ट लिया। देखा इसमें से जो रेज, इसलिए ग्लास बाउल लिया कि इससे जो रेज है वो अब्सॉर्ब ना हो, क्योंकि रेडियोएक्टिव रेज मेटल्स को पेनिट्रेट कर सकती हैं, इसलिए ग्लास बाउल लिया। देखा, फ्यू रेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड and few are attracted towards anode and few moves straight. The rays which are attracted towards the negatively charged plate are called alpha rays, and the rays which are attracted towards positively charged plate are called beta rays, and which goes straight are called gamma rays. Right? Deflection beta rays में ज्यादा होता है, क्योंकि alpha rays जो होती हैं वो अल्फा पार्टिकल से बनती है 2He+, इसमें मास ज्यादा होता है, डिफ्लेक्शन कम होता है, और बीटा रेज जो होती है -1E0, यानी इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बीटा पार्टिकल कहते हैं जब ये न्यूक्लियस से निकलते हैं। अल्फा रेज की जो स्पीड होती है 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होती है, और जो इसकी रेज होती है, मतलब इसकी स्पीड होती है लमसम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, और ये एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। राइट बेटे? अब देखिए इसके बाद, ये तो बात हुई स्पीड की, अब इसके बाद बात करते हैं आयनाइजिंग पावर। आयनाइजिंग पावर, जिस गैस के थ्रू इनको पास कराया जाता है उसको आयोनाइज करने की पावर को हम लोग आयनाइजिंग पावर कहते हैं। जिस पे चार्ज ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा, फिर बीटा, और जो न्यूट्रल है उसकी सबसे कम। और पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेट करने की जो पावर होती है उसे हम लोग पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं, वो सबसे ज्यादा किसमें होगी? जो न्यूट्रल है, अल्फा, बीटा और गामा। गामा की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। तो रेडियोएक्टिव रेज में जब हम लोगों को अल्फा, मतलब अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है तो हम लोग रेडियोएक्टिविटी का सहारा लेते हैं, क्योंकि रेडियोएक्टिविटी जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल है, वहां से अल्फा पार्टिकल्स अरेंज किए किसने? रदरफोर्ड ने, वो इसी से अरेंज किए और फिर उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्लियर? अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट नेचुरल रेडियोएक्टिविटी? थोरियम है कि नहीं? क्योंकि ये तो मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, इन्हें हम लोग आर्टिफिशियल मींस से बम्बार्डिंग करा के दूसरे एटम में चेंज कर सकते हैं, बट नेचुरली इन्हें हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। राइट? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, Who developed further study of radioactivity? Marie Curie, Pierre Curie, Rutherford, Frederick study all of these. तो देखिए इसमें तो मैरी क्यूरी का ज्यादा इंटरफेरेंस था, है कि नहीं? रदरफोर्ड ने तो उनके बारे में ऑब्जर्व किया, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद की बात करते हैं हम लोग, What type of radiation emitted by radioactive substances? Alpha, beta, gamma, all the 3 types. राइट बेटे? तो ये कुछ बातें हैं जो आप जान लीजिए। अब नेक्स्ट मॉडल में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स की। राइट? टिल देन एंजॉय, थैंक यू, स्टे सेफ।